हेलो वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है गॉसिप अड्डा में। मैं और अमित हम लोग आपके होस्ट हैं। और आज जो हमारे बीच शख्सियत आ रहे हैं वो यूथ आइकन हैं फर्रुखाबाद के। एक बेहतरीन फोटोग्राफर, शानदार सिनेमेटोग्राफर, अलॉन्ग विद एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं और इतनी सारी पर्सनालिटीज़ को एक में समेटकर एक बहुत ही प्यारे क्यूट से इंसान है ना। हमारे छोटे भाई और फर्रुखाबाद के शांतनु कटियार, एक ऐसे हीरो भी जिन्होंने अपने नजरिए से पूरे शहर को दिखाया है। बगिया के एक ऐसे फूल जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, साथ साथ उनकी खुशबू जो है, उसकी महक वो हमारे शहर के साथ साथ पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम दोनों लोग उनका स्वागत करते स्टूडियो में हैं। बुलाना चाहेंगे, स्वागत करते हैं शांतनु कटियार। बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए आप। क्या हाल है शांतनु? बढ़िया भैया, आप बताइए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो जैसा कि पता होगा, आपको पता चल गया होगा कि गॉसिप अड्डा एक टॉक शो है जहां पर हम अपने शहर के हीरोज को जो है उनकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। वैसे तो पहचान के मतलब किसी को बताने की जरूरत मोहताज नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है कि हम बताएं शांतनु कटियार कौन है। लेकिन शांतनु कटियार की कुछ ऐसी बातें हैं जो पब्लिक नहीं जानती है और ऑडियंस नहीं जानती है, वो पहुंचाएंगे। और यार मैं ना भूल रहा बस ठीक है, तुम इतना ही रखो। इनका इतना आज का कोटा पूरा हो गया बोलने का, मेरा कोटा पूरा हो गया। तो बात को आगे बढ़ाते हुए, तो शांतनु भाई, आपके जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो शायद अभी आपके फैंस, आपकी और आपसे मिलने वाली ऑडियंस वो नहीं जानती होगी। तो आज हम उन बातों पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि सबको पता ही है कि बहुत फाइन आर्टिस्ट हैं फोटोग्राफी के और मतलब बहुत फेमस भी है और बेहतरीन मतलब मैंने आज तक इतना अच्छा कैमरा को यूज करने वाला इंसान नहीं देखा है फर्रुखाबाद में नहीं है। और एटलीस्ट और यार मैंने तो अभी इनकी एक बुक पब्लिश हुई है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बुक पब्लिश हुई है, उसमें जो इन्होंने फर्रुखाबाद को दिखाया है, यस यार मैं मान ही नहीं सकता था फर्रुखाबाद इतना खूबसूरत है। मतलब एक कैमरे जो एक आंख, एक विजन, जो एक कैमरे का यूज करने का जो तरीका है, हैट्स ऑफ, वेरी नाइस। थैंक यू भैया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस काबिल हमको समझाऊँ यहाँ बुलाने लायक। तो मतलब शुरुआत यहीं से करें कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और ये कैमरे का शौक कहाँ से आया, क्योंकि मैं इनको एक्चुअली बचपन से जानता हूँ। एजुकेशन कहाँ से की? हाँ, कैसे क्या कहाँ से निकल के आई ये चीज़? स्टार्टिंग तो अपने वैसे ही 2019-20 में फ़ोन से ही करते थे पहले। तो वैसे ही वो सनसेट की फ़ोटो क्लिक करना है, नेचर की फ़ोटोग्राफी करना, तो वो करते रहते थे। और पापा को शौक पारी से था, आप जानते हैं पापा को, तो पापा के पास कैमरे थे, पापा पहले यूज करते रहते थे। वो स्टार्टिंग हम भी यूज करते रहते थे, लेकिन चीज़ें डिजिटली हुई हैं। तो पहले अपने फ़ोन से स्टार्टिंग करना, धीमे धीमे स्टार्ट किया। फ़ोन से स्टार्ट फोटो कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, सनसेट की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, मतलब शौक के रूप में काम करते रहे। तो ऐसे ही हुआ क्या, धीमे धीमे। सिंथेटिक फोटो का क्या मतलब है? मतलब पहले जो था, पहले सिंथेटिक फ़ोटो होती थी, मतलब लोग उसको एल्बम बनाते थे। डिजिटली अब डिजिटल चीज़ हो गई हैं जी। जैसे डिजिटल चीज़ हो गई हैं तो फ़ोन कैमरे यूज होने लगे हैं। पहले तो वही कैमरा से फोटो वगैरह खेलते थे। तो जब से कैमरा यूज किया अपने, फिर फोटो फ़ोन से करने लगे। तो सनसेट की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, बर्ड्स की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, प्लांट्स की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, ऐसे भी वीडियो बनाने लगे। तो ऐसे ही अपने एक वीडियो बनाया था 2020 में फर्रुखाबाद के ऊपर। तो वो काफ़ी ट्रेंडिंग किया, मतलब कि इंस्टाग्राम अब चल रहा है, उस टाइम इंस्टाग्राम का इतना क्रेज नहीं था। तो उस टाइम भी अच्छा खासा रीच पहुंची थी। तो उसी टाइम एक प्रोजेक्ट आया हुआ था फर्रुखाबाद नमामि गंगे के ऊपर। तो जिसमें कि जनपद की तरफ से एक वीडियो बनना था नमामि गंगे के ऊपर। तो हमारा वीडियो डीएम ऑफिस तक
भूपेंद्र प्रताप जी को जानते होंगे आप, तो उनके तक पहुंचा हमारे वीडियो, तो उन्होंने बुलाया कि शांतनु फोटोग्राफी हम फ़ोन से करते थे, जैसे कि नेचर की फोटो क्लिक कर रहे हैं, बर्ड्स की क्लिक कर रहे हैं, सनसेट की फोटो क्लिक कर रहे हैं। धीमे धीमे वीडियो बनाना स्टार्ट किए। उस टाइम पे हमने एक वीडियो बनाया था फर्कवाद के ऊपर, जैसे फर्कवाद की मेन चीज़ें हमने कवर की थी, तो वो वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग किया था, काफ़ी लोगों तक पहुँचा था, काफ़ी लोगों ने उसको प्यार दिया था। तो वीडियो हमारा पहुँचा था भूपेंद्र प्रताप सर के पास पहुँचा था हमारा, जो LIC में ईडीओ सर भी हैं। तो उस टाइम एक फर्कवाद में प्रोजेक्ट भी आया था, नमामि गंगे के ऊपर वीडियो बना था जनपद की तरफ से। तो उन्होंने उनको बुलाया कि शांतनु मिलते हैं। उस टाइम को ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी, हम मिलने के लिए गए, डीएम से मुलाकात हुई। तो उस टाइम हमने वीडियो बनाया, फ़ोन से बनाया था। तो धीमे धीमे वो वीडियो पास हो गया, जनपद की तरफ से पास भी हो गया। फिर उसके बाद सीडीओ सर से मुलाकात हुई हमारी, राजेंद्र पंत सर थे जो वहाँ पे इस टाइम। तो उनकी तरफ से उनका जो यूट्यूब चैनल था, यूट्यूब चैनल, वो हम ही मैनेज करते थे। फिर धीमे धीमे हमने कैमरा लिया एंड फिर आप लोग जानते हैं धीमे धीमे स्टार्ट हो गया। ये जो ये कैमरा लेना है, ये दिमाग में कैसे आया कि नहीं कैमरा लेना है क्या, मतलब क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है बहुत महंगे होते हैं, हाँ, कॉस्टली होते हैं। पहले हम फ़ोन से करते थे। अब अच्छा होता है कि आप फ़ोन से कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन लोगों का माइंडसेट होता है कि आप फ़ोन से काम कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली नहीं है। आप उनको कैमरे से अच्छा रिजल्ट देंगे लेकिन लोग मानेंगे नहीं। हाँ, उनको लगेगा कि आप कैमरे से आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी करते रहे, अब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, चाहे कैमरा कितना भी बेकार हो, उससे अच्छा फ़ोन रिजल्ट दे दे। लेकिन लोगों का माइंडसेट है यहाँ पे कि नहीं यार, इक्विपमेंट्स मैटर करते हैं। आई नो इक्विपमेंट्स मैटर करते हैं, बट स्किल्स मैटर करती है। तो खैर अब प्रशासनिक काम करना है, लोगों का काम आ भी रहा था, कंटिन्यू लोग पूछ भी रहे हैं, बुला भी रहे हैं, अब बट इक्विपमेंट्स नहीं है। अब इस वजह से रुकना कि यार इक्विपमेंट्स नहीं है, तो फिर मजबूरी में कैमरा लेना पड़ा हमको। लेकिन स्टार्टिंग के बताते हैं बात हमको, हमने कैमरा ले लिया, हमें कैमरा चलाना आता नहीं है, ठीक है। आप शूट पे गए हैं आप शूट पे गए हुए हैं, तो आप सीख के आप काम करे कैसे, दिखा दे कैमरा लिया तो उस टाइम एक वीडियो बना था फर्कवाद के इनोवेटिव स्कूल, तो हम कैमरा लेके गए थे, बट अब बता रहे आज अब हमने पूरा फोन से किया था भैया ये मतलब समझ लिए बहुत राज खुल रहा है, ये अभी तक किसी को नहीं पता होगा। ये तो यार फोन से वीडियो किया, फोन से एडिट किया। सीडीओ सर उस टाइम 35 सर थे, IAS अधिकारी थे वो, अब वो DM है संभल जिले के, उन्होंने पास भी किया। तो अब फिर धीमे धीमे, लेकिन हमको लगा कि नहीं अब रिक्वायरमेंट है कैमरे सीखने की, तो फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस कैमरा भी आ गया, फिर देन किम्बल देन सिस्टम। अच्छा, जैसे छोटे थे और एजुकेशन कहाँ से की आपने पूरी? हमने क्रिस्टन इंटर कॉलेज से अपना हाई स्कूल पास, इंटर पास किया है, फिर BCom किया MKR कॉलेज से, राजकीय कॉलेज। अच्छा, तो उस समय कुछ ड्रीम था कि कुछ अलग करना है लाइफ में, या उस समय ही दिमाग में था कि यार कुछ होता है फोटोग्राफी, उस तरफ आकर्षण था पिताजी की वजह से? नहीं, उस टाइम फोटोग्राफी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था ना, बस महिंद्रा में कोचिंग जानकारी रखी थी सस्ती की बैंक की, तो बैंक की तैयारी करते रहते थे, IPS में क्वालिफाई करते रहे, तो 1 नंबर रह गए थे। फिर इसी बीच में हमारा UPSL भी क्वालिफाई हो गया था। अच्छा। तो जब तक क्वालिफाई हुआ, जब तक तैयारी करता तब तक कुछ नहीं था, लेकिन जब तक क्वालिफाई हुआ तब तक यहाँ पे अच्छा खासा सेटअप हो गया था अच्छा, तो वो जो पढ़ाई चल रही थी और जो कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बताना जरूरी है कि उधर से इधर अचानक से कैसे, मोबाइल से कैसे दिमाग में आया कि यार क्लिक करना है, फोटोज क्लिक करनी है, क्या ऐसा क्या हुआ, कौन सा ऐसा मूवमेंट था पहला? एक्चुअली ये मैं इसलिए सर पूछना चाह रहे हैं, और मेरा भी ये सवाल है कि आने वाली जनरेशन जो आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम है, वो तो ये है कि बस पढ़ो लिखो और फिर जॉब करो। आपने एकदम लीक से हटके, इवन एज आई नो योर फैमिली वेल, तो आपने इवन अपनी फैमिली में भी शायद आप पहले व्यक्ति हैं जो इस तरीके की क्रिएटिव फील्ड में आए हैं, है ना। फादर आपके वो क्रिएटिव थे, है ना, मैं उन्हें जानता भी था, और आपके ताऊ जी वो ही इज अ फेमस डॉक्टर, बट आपने जो एकदम चेंज किया ना खुद को, तो ये करने में वो कौन सा पॉइंट था? हाँ, वो क्यों था? क्योंकि आने ये जो जनरेशन है इसको ये जानना जरूरी है कि कैसे बदला आपने। काफी सारे फॉलोअर्स हैं आपके, बिल्कुल, जो शायद अब फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो वो जो पॉइंट कैसे लाइफ में बदलाव आया, कौन सी फोटो क्लिक करके जो लगा कि मुझे इस तरफ जाना है? ऐसे तो 4 to 4 सारी क्लिक किए हमने, बट हमको ऐसा लगता है जैसे 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो होता है जिनको कि लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे लोग एप्रिसिएशन करें ना करें, वो अपने काम में लगे रहते हैं। एक वो बंदे होते हैं जिनको कि लोग अगर एप्रिशिएट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो और अच्छे काम करते हैं। तो हम सेकंड टाइप के बंदे हैं लेकिन ये हमको हमारे जब माहौल रहा है, आसपास के लोग हमसे रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे लोग रहे हैं, मतलब बहुत जुड़े, हमारे दोस्त वगैरह रहे, हमारी फैमिली पर्सन जो लोग थे, सब बहुत सपोर्टिव लोग रहे हैं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लोग एप्रिशिएट करते हैं तो आप और अच्छा करते हैं। तो ऐसे हमने फोटो फोन से क्लिक की तो लोग तारीफ कर, मतलब फोटो हम अब देखते हैं, लगता है कितनी रद्दी फोटो क्लिक की हमने, बट उस टाइम जो लोग थे ना आसपास, यार सामने क्या तुमने काम किया। तो वो जो एप्रिसिएशन मिला हमको, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं तो लोग जो नेट पे जुड़े हुए लोग हैं, फेसबुक जुड़े हुए लोग हैं, वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगा कि यार नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं,
चाहे वो बेकारी काम कर रहे थे बट लोगों को एप्रिशिएट करते रहे तो अच्छा काम लगने लगा। तो ऐसे ही और काम करते रहे, लोगों ने और एप्रिशिएट किया और एप्रिशिएट किया। फिर धीमे धीमे मतलब डीएम सर से मुलाकात हो गई, सीडीओ सर से मुलाकात हुई, तब लगा कि हाँ ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इक्विपमेंट सारे खरीद लिए। फिर हमने धीमे धीमे और एक स्कूल के में जाके आपको कैमरा चलाना नहीं आता था तो आपने मोबाइल से बनाया। ये तो मतलब यही बात है कि स्मार्टनेस सही है। स्मार्ट वर्क किसी को कहते हैं कि पता भी नहीं चला सामने वाले को, आपने काम करके दिया जी। तो अब कैमरा हाथ में है, इक्विपमेंट सारे हैं, तो क्या कोई तालीम ली? सबसे अच्छी चीज़ जो हमने सीखी, हमको लगता है कि आज के ज़माने में इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चीज़ें जो हैं, जिस चीज़ सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। वैसे प्रोफेशनली हमारा कोई भी गुरु नहीं रहा इस फील्ड में, जो भी सीखा खुद से सीखा है एंड यूट्यूब से सीखता रहा। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो गुरु हमारा यूट्यूब ही है। यूट्यूब गुरु है। नहीं मतलब जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। जी, जी। वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि जरूरी नहीं उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे। जी जी। इंस्टीट्यूट आपके मोबाइल में है, उसमें अच्छा देखना है बुरा देखना वो अपने ऊपर है ना। तो बहुत अच्छा, तो यूट्यूब से आपने वो सारी चीजें सीखी। फिर क्या हुआ उसके बाद, कैसे शुरुआत हुई? फिर उस टाइम वो जॉब तो छोड़ ही चुके थे तो इस फील्ड में आ ही गए थे। और घर वालों का क्या रिएक्शन था जॉब छोड़ने पे? घर वाले लोग बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हैं आप तो और घर वाले कुछ नहीं कर रहे हैं तो मतलब अच्छे सपोर्टिव लोग तो हैं ही ऑब्वियसली। इट्स अ बिग डील। तो वही था सपोर्ट सबने मतलब किया। गवर्नमेंट जॉब छोड़ना आज के समय में जब लोग पागल हैं लोग चाहते हैं कि हो जाए कैसे भी करके। बिल्कुल। और मतलब उसको छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करना चल रहा है ना। इट्स अ बिग डील। तो वही है, गवर्नमेंट में फिर काम करते रहे, सरकारी काम जोड़ते रहे, फिर प्राइवेट धीमे धीमे प्राइवेट सेक्टर में आने लगे। फिर इसके बाद भूपेंद्र सर का बहुत सपोर्ट रहा लोगों से मिलवाने में, लोगों से जुड़वाने में। हमको ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे कलाकार क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो वो जो आपकी कला है ना वो कमरे में बंद कैद हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हमें बहुत से लोग जुड़े रहे, भूपेंद्र सर हो गए या पैंसे सर हो गए या फिर कमांडेंट सर हो गए राजपूत रेजिमेंट के, जिन्होंने हमको मंच प्रदान किए वो अपने प्रताप को दिखा सकें। मतलब हमको लगता है ऐसे बहुत से कलाकार लोग हैं जो बंद कमरे में अपनी कला को वही समेटे हुए हैं। उन्हें मौका नहीं मिल रहा है खुद को दिखाने का, वो कलाकार हैं, कला दिखाने का। बिल्कुल। तो हम इसमें बहुत लकीली हैं कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हमसे जुड़े हुए लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और हमको मंच प्रदान किया। और शहर का सपोर्ट? सर का सपोर्ट भी अच्छा रहा जी। हम जो वीडियो बनाते हैं लोगों ने हमको प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो सपोर्ट भी अच्छा रहा। तो अभी जो है फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में क्या डिफरेंस है ये बता सकते हैं आप पब्लिक को, हमारे ऑडियंस को? जो लोग ये इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको ये पता है कि एक सिनेमा में जो सिनेमेटोग्राफी होती है, एक नॉर्मल शादी में या हम लोग वीडियोग्राफी जो होती है यहाँ पर जिससे होती है, फोटोग्राफी, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, फोटोग्राफी दो टाइप की होती है, एक सिनेमैटिक होती है, एक ट्रेडिशनल होती है, एक कैंडिड होती है। ट्रेडिशनली लोग चलते आ रही है, कैंडिड मूवमेंट्स आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ऐसी वीडियो की बात करें तो ट्रेडिशनली वीडियो पहले चलते आ रहे थे, सिनेमा अभी आया है, मतलब पहले था वेडिंग लाइन अभी आया है, क्योंकि आज से पहले सिनेमा ही था। जो सिनेमेटिक वीडियो बनते थे वो सिनेमा में ही बनते थे, लेकिन अब वो हर चीज़ की डिमांड हो गई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो गया हो या फिर वेडिंग्स हो गई, सबको सिनेमेटिक वीडियो चाहिए। हाँ, तो सिनेमेटिक और ट्रेडिशनल में हमको जो ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज हमको भी नहीं है, तो हमको पर्सनली एक्सपीरियंस में नॉलेज है। हमको लगता है कि सबसे अच्छी खेल जो होता है वो लाइटिंग का होता है, एंगल्स का होता है, लेंस का होता है। ट्रेडिशनली में जो आपको दिख रहा होता है आप वो कैद कर रहे होते हैं, सिनेमेटिक में आप वो कैद कर रहे होते हैं जो आम लोग नहीं देख पा रहे होते हैं, दिखाना है। हाँ, जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स चीज़ें कवर कर रहे हैं, लाइटिंग के अकॉर्डिंग आप जो बना रहे हैं वो सिनेमेटिक में ज़्यादा हमको आता है, पार्ट आता है, तो लोग ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं इस चीज़ को। सिनेमेटिक आप वही कर रहे हो जी। आप अपने विजन या अपने नजरिए से दुनिया को दिखा रहे हो कि ऐसे भी दिख सकता है। जी जी, ट्रेडिशनल तो हर कोई देख ही रहा है। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। वेरी नाइस। तो जैसे मैरिजेस वगैरह में आप पूरा कवर अप करते हो, पूरा शादी है ना, तो सिनेमेटिक करते हो या फिर ट्रेडिशनल पूरा? स्टार्टिंग हमने की थी तो केवल सिनेमेटिक्स की थी, तो अब वो ये कि आप इतना भी काम करेंगे लेकिन फैमिली को वो ट्रेडिशनल चीज़ चलती आ रही है वो चाहिए ही होती हैं, और वो मैंडेटरी भी हैं, क्योंकि आप सिनेमेटिक में आप डिफरेंट एंगल से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे वीडियो होते हैं। अब वेडिंग इंसान की लाइफ में एक बार होती है तो वो चाहता है कि खाली वो पार्ट कवर ना हो, पूरा पार्ट कवर हो, पूरा इवेंट कवर हो। तो स्टार्टिंग तो हमने एक दो खाली सिनेमेटिक ही किया था, बट फिर हमको लगा कि यार नहीं, पूरा ही इवेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फिर हमने अपनी टीम पूरी बिल्ड की, तो हमारी टीम में कम से कम 11-12 लोग हैं जो हमारे साथ में कंटिन्यू रहते हैं। जैसे भरत भाई आप जानते होंगे, वो साथ में हैं, और भी टीम में मेंबर साथ में हमारे रहते हैं। तो अब इस टाइम सिनेमेटिक, कैंडिडेट, ट्रेडिशनल हर चीज़ हमारे पास पूरे अवेलेबल रहता है। क्या बात है। शांतनु का जो है एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि नज़रिया जो है कैमरे के साथ चल ही रहा है, विजन तो है कैमरे के साथ, साथ ही साथ एक अंदर बहुत बेहतरीन
कवि भी हो, लेखक भी छुपा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? नहीं बताइए बात। ये नहीं पता। ये लेटेस्ट न्यूज़ है ये मेरे लेटेस्ट न्यूज नहीं है, ये लेटेस्ट न्यूज सबके लिए ही हो सकती है। अरे कि वाह। बंदे- उसके अंदर कुछ लेखक जो है, एक अच्छा लेखक छुपा हुआ है भाई। शब्दों का चुनाव जो है बड़ा अच्छा करते हैं ये। अच्छा, कमाल है। कुछ लिखा है? लिखने में ही हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, किताबें पढ़ते रहते हैं, कविताएं पढ़ते रहते हैं, लिखना अच्छा लगता है, बट बोलना कभी नहीं सीखा था। आज पहली बार आपने मौका दिया। नहीं यार, कि बिल्कुल बोलना हम- पड़ रहा है। कुछ तो बताओ, कुछ एक तो तो इतना सुनाओ। फास्ट बोलते हैं, हमको लगता है ऑडियंस समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोल रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीजें सुधारी जा सकती हैं। वो जन्मजात है हाँ। इनका। नहीं, वो पापा सुधर भी भी सकता है। पापा भी बिल्कुल। ऐसे हाँ, फास्ट पापा एकदम। ये सभी लोग फैमिली से सभी लोग फास्ट फास्ट ही बोलते थे। वो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ना मुझे तो अभी तक ये देख के लगा है, शांतनु से जब भी मिला हूँ, कि वो ये कहता है कि वो कम बोलता है, उसे बोलना नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि वो जितना बोलता है बेहतरीन बोलता है, अच्छा बोलता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा हूँ नाप शनाप। चित्र आपका प्यार है भाई। नहीं, कुछ सुनाओ, कुछ नहीं, बताओ, ऐसी कुछ कविता नहीं लिखा लिखी है, है। बस लिखने के पर्पज से हमने, बस पढ़ने ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, लिखने के पर्पज से हमने बस अपनी कोई फोटो ऐसे माइंड में चीज़ें नहीं आती, जैसे तस्वीर खींच रहे होते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पंक्तियाँ जाती हैं, कोई चीज़ देख रहे होते हैं उसके बारे में पंक्तियाँ जाती हैं। अभी आपने तो बोलने कुछ सुनाओ, कुछ नहीं लिख पाएंगे। हम कोई फोटो क्लिक करेंगे ना, उसके बारे में हम एक पन्ना लिख दें। अच्छा, तो उस टाइप की मतलब चीज़ रहती है हमारे ये अंदर। चीज देखी हुई है कि इसकी फोटोज, जो फोटो होती है और उस फोटो का जो मूड होता है, जो रस होता है उसके अंदर, उस मूड से जुड़ी हुई सारी बात नीचे लिखी होती है प्रॉपर एकदम। मतलब आप रुकोगे नहीं, एक लाइन पढ़ोगे तो आपको लगेगा पूरा पढ़ के ही हटे यार। मतलब मैंने जब अभी तक तो सारे इसके जितने नहीं, मैंने photos हैं- शुरुआत वाले देखे हो, मुझे इवन एक याद भी है कि मतलब यहाँ पांचल घाट पे पत्थरों के ऊपर बस पैर दिख रहे हैं चलते हुए, आय हाय, और क्या कलर कॉम्बिनेशन। हाँ, colour वो ये अभी की नहीं, कई साल पहले की कई बात साल है। पहले, अब तो और परिपक्वता आ गई है। मजा आया था। लिखने की बात करें तो लिखने में भूपेंद्र सर ने बहुत साथ दिया। अभी हम लोगों ने मिलकर एक फरकाबाद के ऊपर बुक भी लॉन्च की है, फरकाबाद की कंफर्टेबल बुक, इसमें कि लिटरेचर पूरा भूपेंद्र सर का दिया हुआ है, अच्छा। फोटोग्राफी एंड डिजाइनिंग पूरी मेरी है। आपकी Very हाँ, nice. बहुत बढ़िया। तो जल्दी आप लोगों के पास मौजूद होगी पूरी किस किताब। नाम से है? फरकाबाद, फरकाबाद। कला और साहित्य का शहर वाह। जी। है तो मतलब ये चीज तो है यार कि फर्रुखाबाद को आज की जो पीढ़ी है उसमें हम भी शामिल हैं। हमारी दौर के जो लोग हैं साथ में सारे, उन लोगों ने फर्रुखाबाद को सच में एक अलग आयाम पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे। भूपेंद्र सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस चीज़ में, रहा लगातार चल रहा है। मैं देख रहा हूँ उनको, अभी पता चला था कि उन्होंने ऑडिटोरियम के लिए भी बात की हुई है। हाँ, तो जो हाँ ऑडिटोरियम की बात की हुई है, ऑडिटोरियम के लिए लगभग उन्होंने ऐसा बताया है कि लगभग 50-60% काम हो भी चुका है। हाँ, भूमि चयनित हो चुकी है हाँ। उसकी। तो ये बहुत बड़ी ये मतलब फर्रुखाबाद के लिए बहुत अच्छी Achievement है, बहुत बड़ी अच्छा अचीवमेंट या एक अपॉर्चुनिटी है। Opportunity है। कम और से कम देखो, है तो जरूर ये कला और साहित्य का शहर, पर यहाँ पर कला और साहित्य को वो कहते ना एक जगह नहीं मिली है जो मिलना चाहिए। जी। अभी आप शांतनु को ही देखिए कि ये इस बंदे ने को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया है, अपनी मेहनत, अपनी दम पे, अपने स्किल्स को खुद जनरेट करके और उसको मतलब निखार के, तो है तो ये कला का शहर। यहाँ की मिट्टी में ही कला छुपी हुई है। सिर्फ इसलिए ये बात नहीं हो रही है कि शांतनु आज गौसे बड्डा में आया हुआ और हमारे गेस्ट हैं ये। सच में शांतनु की जो एज के जो लोग हैं वो शायद इतना सोच ही नहीं पाते हैं बिल्कुल। कि वो एक कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से अगर वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद वो इक्विपमेंट्स अपने इकट्ठे कर रहे हैं, पूरा कैमरास और ड्रोन, हर सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसके बारे में सीखें। आज की जो पीढ़ी है जो इनकी एज की है, मैंने उनको ज़्यादातर गलत काम करते हुए हाँ, नहीं देखा मोबाइल है। में लगे उनको रहना हाँ इस- उनको गलत जगह पे ही देखा है, गलत इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को देखा है। अगर मोबाइल है तो उसका भी इस्तेमाल गलत मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन शांतनु की ये तारीफ करनी होगी कि बहुत कम उम्र में यू उन्होंने मेक अस प्राउड है। बिल्कुल बिल्कुल हमें बहुत यू मेक अस प्राउड। बिल्कुल बहुत इस बात की खुशी हो रही है फर्रुखाबाद में हमारे नगीने जो हैं, हीरे माशाल्लाह। छुपे हुए हैं, और जो ज़्यादा बताते नहीं हैं। वैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बताते हैं कि मैं क्या हूँ। वो एक काम बोलता है ना। काम बोलता है, शांतनु का काम बोलता है। शांतनु फर्रुखाबाद से अलग हटके भी कहीं बाहर कहीं काम कुछ किया कर रहे हो? हाँ, रिसेंटली नारायण चौहान जी हैं, मुंबई के डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ हमने काम करने का मौका मिला था। वो फर्रुखाबाद में आए थे 2 साल पहले मेरा रामनगरी कवर करने के लिए, तो उस टाइम उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। भूपेंद्र सर नहीं उनसे मिलवाया था हमको भी ऑब्वियसली। फिर अभी लास्ट ईयर हमने और उनके सर ने साथ में मिलकर एक मूवी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बायोपिक थी वो, तो वो हरिद्वार में शूट हुई थी। तो उसमें हम 1 महीने पूरा काम किया हरिद्वार में रहकर एज ए असिस्टेंट DOP। DOP। वेरी गुड।
तो मतलब फोटोग्राफी के साथ साथ अब सिनेमेटोग्राफर का भी एक सफर शुरू हो चुका है। मूवी काम देखते तो हमको लगता है कि सच में कुछ भी नहीं आता हमको। छोटे शहर में अगर थोड़ा बहुत सीख लिया तो लगता है कि यार बहुत कुछ सीख लिया, बट जब मूवी काम देखते हैं बॉलीवुड सिनेमा का तो सीखने को बहुत कुछ है। बिल्कुल है, कुछ भी नहीं आता हमको। नहीं तो ये तो चीज़ है ना कि आप जितना जानते हो उसके आगे भी बहुत कुछ है। वो मेरी फील्ड में हो या इनको ये एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, इनके फील्ड में हो, हम लोगों को भी यही लगता है कि हम अभी जो जानना है उससे ज़्यादा जानना है। बिल्कुल है ना। और हम भी शायद ग्रोथ का सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि जब मैंने एक सचिन तेंदुलकर सर का एक मैं उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी, मैंने जब बचपन में पढ़ी थी कि जिस दिन मैं सीखना बंद कर दूंगा, जिस दिन मुझे ये लग जाएगा कि मुझे बैटिंग बहुत अच्छे से आती है, उस दिन मैं ख़त्म हो जाऊंगा। बिल्कुल। वो इंसान जो एक बॉल को 3 तरीके से अलग अलग शॉट मार सकता है, वो ये बात बोल रहा है, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि आई एम नथिंग। तो जिस दिन मैं ये मानूंगा मुझे सब आता, मुझे कुछ नहीं आता। एंड अभी आपने जो ये बोला ना, वेरी गुड, आपने ये साबित किया है कि सच में अभी आपको बहुत ऊंचाइयों पर जाना है ना, और आप सच में अचीवमेंट कुछ आप बड़ा करोगे। तो शांतनु मतलब कैमरे की दुनिया कलरफुल दुनिया है, तो शांतनु जिंदगी में कौन कौन से कलर हैं अभी इस समय? लोगों को लगता है कि कैमरा की दुनिया में काफ़ी मज़े होते हैं, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, बट जब आपके काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनली तो वो सिर्फ आपका पैसा नहीं रह जाता है, वो आप प्रोफेशनली कर रहे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जिम्मेदारी से काम करें। हम भी कोई इवेंट कवर कर रहे होते हैं तो हमें जिम्मेदारी होती है कि जिम्मेदारी से पूरा कवर है। ऐसा नहीं कि डांस कवर करते हैं डांस करते कुछ नाचने, ऐसा नहीं फील आता है, बट वो जिम्मेदारी रहनी चाहिए। नहीं वो कलर लाइफ में कौन कौन से हैं जो किसी को पता नहीं है, दिखते नहीं है? कैमरे के पीछे काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, खाने पीने को टाइम नहीं है, शूट चल रहे हैं तो कंटिन्यू शूट ही चल रहे हैं, कोई खाने का टाइम नहीं है, नींद को रात रात सोए नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी बैटिंग सीजन चल रहा था तो कई दिन हो गए। नाराज नहीं होती इस बात से क्या? नाराज नहीं, कोई है ही नहीं तो हाँ यही नहीं तो मेरे सवाल जो भी उठ रहा था बार बार तुमने पूछ ही दिया फटाक से, घुमाया उधर से नहीं फिलहाल कोई है नहीं तो कोई नाराज करने नहीं बनता। यही बोल रहा था, कैमरे पे यही बोल रहा था, रखना वरना कट कर देना, लेकिन ऐसा ये बोल रहे हैं, ऐसा है कुछ भी नहीं। अरे तो घर भी जाना है। किसके घर जाना है? अपने। अच्छा क्या चाह रहे हो? हाँ नहीं क्योंकि वर्क अलग चीज है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है ना, दोनों चीजें। इतना इसमें इंगेज हो गए भैया कि कुछ सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है कि इनसे सोचते हैं बाहर निकले कुछ। यही बेस्ट थिंग है, वही विनाश काले विपरीत बुद्धि, खाली दिमाग शैतान का घर, फिर आदमी लग जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा, आगे आने वाले प्रोजेक्ट कोई अभी तो पहले पेंडिंग काम इतना ज़्यादा हुआ है वो निपटाना है। सेकेंडली खुद के कुछ विजन्स हैं, जैसे कि लद्दाख घूमना है और ट्रैकिंग करनी है, जो भी शॉर्ट पूरे करने हैं। साथ में बहुत तो जानते नहीं होंगे, हमने इंडियन आर्मी के लिए भी काम किया है। जानते इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इंडियन आर्मी यूपी पुलिस का काम परमिशन करने अपलोड करने की परमिशन नहीं होती हमारे पास। तो बताते हुए बहुत खुशी मिलेगी कि हमने इंडियन आर्मी के लिए भी काम किया है, पुलिस के लिए काम किया है, प्रेसिडेंट के लिए भी काम किया हुआ है जी। क्या बात है। इंडियन आर्मी की तरफ से दिल्ली में हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का, तो वहाँ के लिए भी हमने काम किया फरकवाज से जाके। बहुत बढ़िया यार। बट वहाँ के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे नहीं क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगी। कभी आप घर पे आइए, दिखाते हैं आपको जी। मतलब ऐसे शानदार लोग फरुखात में, इनको तो सच में यार रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पूरी तरह से। बिल्कुल। हाँ, फरुखात के लोगों को जो है प्रॉपर। हाँ, एक होता है अपने लिए कुछ करना जीवन में, और एक होता है समाज को प्राउड फील कराना, और अपने क्षेत्र या अपने शहर के लिए को प्राउड फील कराना। तो बहुत विरले और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार और अपने लाइफ के से आगे बढ़ के ऐसा कर पाते हैं। हो सकता है कि बहुतों के मन में इच्छाएं होती हो पर कर नहीं पाते, और आपने करके दिखाया, और इतनी छोटी सी एज में, मतलब हेड्स ऑफ टू यू, रियली नाइस, वेरी गुड। शांतनु, जीवन पर्यंत फर्रुखाबाद में अपना समय बिताना है, या विचार ये भी है कि फर्रुखाबाद का नाम पूरे देश में डंका बजे यहाँ का, तो बाहर भी निकलना है, बाहर जाके रह के काम करना है बड़ा? क्योंकि जो भी यहाँ कर रहे हो सारे सरकारी काम या जो भी है, मुझे लगता है कि तुम्हारी काबिलियत जो है वो बहुत ज़्यादा निखरने वाली चीज़ है। हाँ,
मतलब ये और ज्यादा सामने आनी चाहिए, मतलब फर्रुखाबाद ही एक सीमित दायरा नहीं रहना चाहिए। जी, तो जी। क्या विचार है मन में आगे कुछ ऐसा सोचने का कि हम यहाँ से शिफ्ट होकर बाहर जाकर फर्रुखाबाद का नाम करेंगे? ऐसे बहुत बार सोच भी चुके हैं कि ऐसा करने के बारे में, बट पहले प्लान यही था कि फर्रुखाबाद में रह के ही यहाँ पे मतलब लोगों को सर्विसेज देनी है, बट मन में वो चीज़ें आती हैं कहीं ना कहीं, बट वो उसको डिसीजन लेना वो थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। जैसे एक बार डिसीजन ले चुके हैं हम कि जॉब छोड़ के ये काम करने का, अभी यहाँ पे क्या सेफ जोन है मेरा, लोग जानते हैं, लोग सफर है, काम अच्छा खासा आ रहा है, लोग काम मिलता रहता है। अब बाहर जाके क्या कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा जो टफ जोन है ना, जो मतलब इस जोन से बाहर निकलने का डिसीजन है, तो थोड़ा बड़ा डिसीजन है, तो उसमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा हमको। ऑब्वियसली लेंगे, जैसे जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया नहीं, हमने। जैसे है दिमाग में है, हाँ, विचार है, बहुत जी, जी। वही चीज़ है। नहीं, लेकिन एक चीज़ ये है ना, शुरुआत में आपने बोली बड़ी अच्छी कि कलाकार जो होता है या जिसके पास टैलेंट है वो उसको पहचान बनाने में समय तो लगता नहीं है। ये फर्रुखाबाद में भी क्राइटेरिया बन गया है। उस जब शुरुआत की थी 2020 में, उससे पहले लोग नहीं जानते नहीं थे, थे, हाँ। है ना। तो 20 से और 4 साल में तुमने इतना कुछ बना लिया कि पूरा शहर जानता है। जी, जी। तो मुझे लगता है कि बाहर जाके भी ऐसा हो सकता है। तो बाहर जाके प्लानिंग है पूरी तरीके से, है ना? हाँ, बस कि कर प्लानिंग सकते तो हो। बाहर जाके करने की है, बट अभी वो ये कि थोड़ा हार्ड डिसीजन है वो लेने का कि हाँ का सेटअप बना के छोड़ना, फिर बाहर जाके फिर से इतना स्ट्रगल करना, तो थोड़ा उसके लिए पहले Backup थोड़ा होना तैयारी चाहिए, करना पड़ेगा, पहले बैकअप रेडी करना पड़ेगा पूरा। बट आगे जाके विजन है कि इसको मैं आगे जाके हाँ, लेकिन पहला जो डिसीजन लिया था वो तो बहुत ही निर्णायक था। जी। बड़ा भी जॉब- था, हाँ, बहुत बहुत बड़ा बड़ा। था। मुझे लगता है कि मतलब बाहर लाइफ जाने में हर कोई नहीं लेता है। महेंद्र सिंह धोनी सर ने ये डिसीजन लिया था जब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी और अपने पैशन को फॉलो किया। नहीं, और मुझे लगता है कि बाहर जाने से भी बड़ा डिसीजन ये है Yes. कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तुम इधर आए और वो सक्सेस हुई। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब का मतलब है ना कि आप एक अपनी लाइफ Life सेट set कर कर दिया। आपने सेटल कर लिया अपने आप को, अब आपको बस उस दिशा में बढ़ते रहना है। उसको छोड़ना और ये फिर अपने पैशन को फॉलो करना, बिग डील। लोगों और ने उस काफी- एज में वो डिसीजन लेना। राइट नाउ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन दिस फील्ड और आपको मालूम है इसमें आगे आपको कैसे फर्दर अप्रोच करना है, पर तब तो वो भी नहीं था। स्टार्टिंग थी। अरे बाप। अच्छा, जब सारे इक्विपमेंट्स लेके काम शुरू किया एज ए फोटोग्राफर, एज ए सिनेमाटोग्राफर, तो बहुत सारी नकारात्मक बातें, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं तुम्हारे पास आई होंगी, बहुत सारी बातें भी सुनने को मिली होंगी। तो उसको किस तरह से डील करना पड़ रहा था, कैसे डील कर रहे थे, मतलब उसके बारे में सोचते थे उसको कैसे? क्योंकि ये बात इसलिए है यार कि अपना शहर इतना छोटा है जी, जी। कि यहाँ पर ज्यादातर बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही उसको टीचर और डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का लोग सोचने लगते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि एक्टर बनना है, कोई ये नहीं सोचता कि सिनेमाटोग्राफर बनना है, अपने बेटे को बनाना है ना। तो ये डिसीजन फैमिली ने सपोर्ट कर दिया कि भाई ठीक है, तुमने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, करो, जी। आगे बढ़ो, हम साथ हैं। लेकिन समाज के लोगों ने उसको किस तरह से लिया? सामाजिक लोगों ने उसमें क्या तुमसे बोला कि अरे यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या चालू हो गया? समाज के लोग वही है, मिलते हैं तो कहते हैं कि जॉब छोड़ के डिसीजन गलत किया, रिग्रेट करोगे आगे। फिलहाल तो अभी तो रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है आगे रिग्रेट भी नहीं करेंगे। बट वो ये कि आप जिन लोगों से जुड़े रहते हैं वो बातें। लेकिन उन्हें जाके बता दिया करो, अभी तक रिग्रेट नहीं हो रहा है, बताना जरूरी है जी। नहीं, बताने की ताकि जरूरत, उन्हें रिग्रेट इसको बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो ये पूरे शहर में अपने आप ही पहुंच रही है खबरें। एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मेरी एक बहुत दूर की चाची है और एक बार वो मेरे से बोले कि भैया तुम डॉक्टर तो बन गए लेकिन तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। एंड उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि मतलब बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, हाँ। आई वाज सरप्राइज होने का, चाची मुझे करना भी नहीं है। अरे ले क्यों नहीं करना? तो मैंने कहा मुझे इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी मैं दूसरे लोगों को अपने साथ जी। जॉब पे रखे हो, मैं उन्हें काम दे रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मैं नौकरी पे होऊंगा तो मैं सही जब बात। दूसरों को जॉब दे पा रहा हूँ, मैं दूसरों को काम दे पा रहा हूँ, तो ये ज्यादा बेहतर चीज है। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। जैसे होली को लोग मिलने जाते हैं तो हमारे यहाँ भी वो ये कि आसपास लोग मिलने जाते हैं, तो वो सीन ज्यादा रहता है, होली वाले दिन ज्यादा रहता है, प्रेफर होता है कि आप होली को लोगों से मिलने जाते हैं तो आप लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, तो आप बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, जॉब लग जाती है तो और बेटर रहता है, तो उनको बताते हैं हम कि ये होली का प्रेशर भी रहता होगा। एक और है जब फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन होता जब है। वहाँ पर रिश्तेदार जुड़ते हैं, रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा खुजली होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनका बेटा मान लो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है तो बड़ा उससे बोलते हैं अरे जी। नहीं एक्चुअली उन्हें यही तो गुस्सा आ रहा था, मेरा सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करके रह गया, ये तो यार और निकल गया। बिल्कुल, मतलब लिमिटेशंस जो है तोड़ दी हैं, बिल्कुल। लिमिट तोड़ दी है अपनी शांतनु ने। Very इस nice। काम करके अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो वो एक लिमिटेशन होती है कि भाई हम इतना ही हाँ, कमा उतना ही सकते कर हैं, पाएंगे। यही रह सकते हैं। बात कमाने की नहीं है ना, बात है आप सोचो अगर ये बंदा अगर अपनी वो चीज नहीं छोड़ता, मतलब जॉब नहीं छोड़ता,
तो क्या हमारे पास इतना बेहतरीन फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर होता? नहीं होता ना। क्या हम तब फर्रुखाबाद को या दुनिया को, नेचर को उस नज़र से देख पाते जिससे हमें शांतनु ने इंट्रोड्यूस कराया है? तो यार, यू डिड राइट थिंग। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। वाह। और घर में कौन कौन है अभी? हाँ, तो बड़ी दीदी हैं, उसी दीदी हैं, पीएचडी कर रही हैं। मम्मी हैं, पापा एक्सपायर हो गए 2018 में। 2018। बड़ी दीदी हैं, वो इंदौर में इस टाइम, शादी हो चुकी है उनकी। अच्छा। जी। तो तुम्हारा कुछ विचार शादी का कब है? प्रेशर घर पे पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मम्मी बीमार रहती हैं, तो वही है कि पहले तुम्हारी होनी है, बट अब इन सबसे थोड़ा फ्री हों, सोचें कुछ तब कुछ डिसीजन लिया जाए। अच्छा। बट प्रेशर पूरा है तो क्या प्रेशर में जब शादी का निर्णय लोगे तो क्या दिमाग में, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज से थोड़ा हम डरते हैं, और लव हमसे हो नहीं रहा तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लाइफ पार्टनर हो, अरेंज बिल्कुल अरेंज ना हो, हम चाहते हैं जो भी हो उससे पहले कांटेक्ट हो, जानते पहचानते हो। हाँ, बिल्कुल जान पहचानने, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि अरेंज मैं करना नहीं चाहता हूँ, लव हो नहीं रहा है। तो वही है कि जब कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिससे अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अच्छा, तो ये ऑडियंस के लिए है, मतलब वो ऑडियंस, वो लड़कियां जिनको एक बेहतरीन शानदार लड़का चाहिए है और जीवन भर बढ़िया बढ़िया फोटो चाहिए। हाँ। फोटो तो भाई आपके लिए अभी मौका है, उपलब्ध है। शांतनु कटियार, स्थान फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद के किसी कोने में पूछेंगे आपको। हाँ, ये पता चल जाएगा इनके बारे में। तो वरना हमसे कांटेक्ट करिए। जो भी कुंवारी कन्याएं इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, और जो भी इस बाके छोरे पर मर मिटना चाहती हैं, अपना जीवन बिताना चाहती हैं इनके साथ, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, बिल्कुल, और बहुत ही टैलेंटेड, तो वो जल्दी से जल्दी संपर्क करें, और पूरा मौका मिलेगा वाइफ बनने से पहले गर्लफ्रेंड बनने का। से पहले लव नहीं हो रहा है। मतलब अगर आपके मन में थोड़ी सी भी जगह ये रह जाए कि अरे हमारी शादी अरेंज मैरिज हो जाएगी, मतलब आज की युग में, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये ऐसा व्यक्ति है, इसके साथ पहले लव होगा, उसके बाद अरेंज होगी, फिर सिनेमा बनेगा। वेरी गुड जी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि पूरी लाइफ आपको आपकी बेहतरीन फोटोज आपको मिलती रहेंगी, एक से एक बढ़िया फोटोज। हाँ, सजाते रहो। बहुत बढ़िया। तो शांतनु, एक चीज पूछनी थी और कि फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, इनमें कहाँ तक हस्तक्षेप है तुम्हारा एडिटिंग में? भैया पूरा हस्तक्षेप मेरा ही है क्योंकि हमको ऐसा लगता है, दोनों अलग अलग फील्ड है, दोनों अलग अलग फील्ड है, और बट हमको ऐसा लगता है कि अगर आप शूट के साथ एडिटिंग भी कर रहे हैं तो आप अच्छे फोटोग्राफर या अच्छे सिनेमेटोग्राफर बन सकते हैं, क्योंकि आप जब शूट करते हैं और आप जब एडिटिंग खुद करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं, तो उनका सुधारते हैं। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो शूट करते हैं, बट उन बहुत सालों शूट करते आ रहे हैं, मतलब एक साल से नहीं शूट करते हुए उनको 5 साल 10 साल हो गए, बट उनमें इंप्रूवमेंट नहीं देखा हमने। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं रीजन यही रहा होगा कि उन्होंने अपना शूट तो किया पर उस पर एनालाइज नहीं किया कि उन्होंने शूट क्या किया है। लेकिन जब शूट हम खुद करते हैं, उस पर एडिटिंग भी हम करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, कहाँ हमने सुधार करने की जरूरत है, तो वो इंप्रूवमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। नहीं तो मुझे फिर इस हिसाब से मुझे तो शांतनु डायरेक्टर भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, मुझे डायरेक्टर भी दिख रहा है, मैं जिस तरह से तुम्हारे वीडियो देख रहा हूँ उसको डायरेक्ट किया हुआ है पूरा, वो पूरा डायरेक्टर रहता है। बट हमको लगता है कि जो भी बड़े लो लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो ऑल इन वन कहीं ना कहीं होता है। मतलब प्रोफेशनली तो आप एक ही काम कर पाएंगे, चाहे डायरेक्टर बन पाएंगे या एडिटर बन पाएंगे या सिनेमेटोग्राफर बन पाएंगे, बट स्टार्टिंग में आप करते हैं तो आपको सबकी नॉलेज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, तभी आप जाके एक ही लाइन चुन पाते हैं कि आप किस में बेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं आप सभी चीज़ों को जोड़ के काम करें, जिससे कि आप अच्छा रिजल्ट भी दे पाएंगे। अगर आपको आगे जाकर कोई चीज़ चुनना भी है तो भी आप चुन पाएंगे कि आप जब सब में काम कर चुके होंगे। ठीक है। अच्छा, क्या अभी तक 4 साल में किसी राजनीति के शिकार हुए हैं आप? नहीं, राजनीति का शिकार तो खैर नहीं हुए हैं, क्योंकि तुम राजनीति के नहीं हो जी, ये तो पता चलता है ना कि तुम्हारे अंदर राजनीति वाली कोई बात ऐसी है जी जी, और प्योर व्यक्ति हो, एकदम प्योर व्यक्ति, मतलब जैसे प्योरिटी जिसे कहते हैं वो तुम्हारे अंदर है। और बहुत ज़्यादा समाज में ऐसे जो प्योर व्यक्ति होते हैं उनके साथ लोग खेलने के लिए तैयार रहते हैं प्रॉपर, क्योंकि वो वैसा कुछ कर नहीं सकते हैं जैसा आप कर रहे हो, वैसा वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो तुमको रोकने के लिए
क्या कुछ प्रयास ऐसे हुए हैं? ऐसा तो कोई खैर नहीं प्रयास हुआ, बट वो ये कि जब आप काम करते हैं तो लोगों के और से लोग कंपटीशन लोग होते हैं तो लोग कहते रहते हैं। तो मेरे बारे में अब्बा उड़ी है कि शांतनु पहले मेरे अंडर काम करते थे, हमने शांतनु सिखाया है, हाँ, हमारे हाँ, यहाँ काम किया है, ऐसे बहुत चीज़ होती है, उनसे काम करा रहे हो, उनको तो हमने सिखाया है। तो आज मंच मिला तो बताना चाहते हैं कि ऐसा हमने किसी स्टूडियो के अंदर काम नहीं किया अभी तक, जो भी काम करते हैं खुद का काम करते हैं, जो हमारी खुद की टीम है। तो बस वही चीज़ है। नहीं बिल्कुल यही चीज़ जाननी थी, क्योंकि राजनीति के बहुत जल्दी यहाँ पर फर्रुखाबाद में ज़्यादातर लोग क्योंकि बेरोजगार हैं और वो जानते नहीं, टैलेंट नहीं है बिल्कुल भी, तो वो कोशिश ये करते हैं कि भाई टैलेंटेड व्यक्ति को किसी तरह से पीछे किया जाए। बाकी वही है कि लोग हमारे वीडियो दिखा के लोगों को दिखाते हैं कि हमने शूट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लेते नाम डाल लेते हैं कि हमने काम किया हुआ है। ऐसे बहुत से सोशल मीडिया हमारे वीडियो हैं, लोग अपना नाम डाल के अपलोड करते रहते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें तो आई थिंक चलती रहती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था कि हमने इतने मेहनत से काम किया और किसी अगले बंदे ने नाम डाल के अपना अपलोड कर दिया, अरे हमारे 1000 भी उसके 50,000 भी हो। नहीं मैंने भी, अब नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैंने भी कई सारे ऐसे यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जिनके वीडियो मैंने देखे हैं, वो वीडियो प्योर शांतनु के थे, वो मैंने उनको उसमें चलते हुए देखे हैं, मुझे पता है कि वो शांतनु का है, मैंने देखा हुआ उसके उसमें अपलोड हुआ। हाँ, और वो उनके भी चल रहा है। हमें कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, मैंने देखा। हमें कंटेंट जैसे सबसे पहला वीडियो इन्होंने डाला था वो फतेहगढ़ में जो ब्रिज बना, जी जी, सबसे बड़ा फोटो इन्होंने वीडियो डाला बना के, उसके बाद वही वीडियो मैंने कई सारे लोगों को उसमें देखा बड़ा हुआ। कॉपी पेस्ट। हमें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप शेयर कीजिए, कोई कीजिए, बट अगर आपको पता नहीं है कि वीडियो किसने बनाया है तो आप ऐसे ही शेयर कर दीजिए। अगर आपको पता है किसने बनाया है उसको आप क्रेडिट दे दीजिए, बिल्कुल क्रेडिट देना। अगर आपको पता भी नहीं किसने बनाया है आप ऐसे शेयर कीजिए, बट उस पर अपना नाम डाल के शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ हमको गलत लगती है। हाँ तो ये मतलब ये चीज़ इसलिए गलत है, कॉपीराइट है। दूसरा ये चीज़ है कि वो करेंगे ऐसा क्योंकि वो चोर है। भाई पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग चोर ही होते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका वीडियो बनाया हुआ है, उनको अपने आप को चमकाने के लिए वो करना पड़ता है कि मेरा नाम पड़ जाएगा, लोग कहेंगे वाह क्या वीडियो रवि है। प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि जिसका कंटेंट है उसको आप क्रेडिट दीजिए। इनके साथ आपको क्रेडिट नहीं पता है, आप चाहते हैं इसको शेयर करना, तो आप ऐसे शेयर कर दीजिए, शेयर कर दो और क्या, बट उस पर आप अपना नाम लगा के शेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है, तो सही बात है ये। ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो इस तरह से ही करते हैं जी। दूसरे का काम बता के, पर ठीक है। खाने में क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? इतना ज़्यादा फूडी नहीं है, जो मिलता है वो खा लेते हैं और करेले नहीं खाते हैं। संत है यार ये संतों वाले विचार हैं, बिल्कुल ही संत विचार हैं। बस चाय चाहिए होती है हमको, चाय चाहिए होती है बिल्कुल। चाय तो यार, कॉफी है कि चाय अपने पास? नहीं चाय कॉफी कुछ भी चलेगी, चालू वो तो नहीं कुछ भी चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, चालू हो जाओ। हाँ तो शांतनु भाई एक चीज़ ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज या लर्निंग है आपकी, वो सारी की सारी आपने अपने मतलब पर्सनल उससे की है। तो अब बाकी अगर कोई ऐसे इस फील्ड में आना चाह रहा है, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि ये आप ही के तरीके से आए या फिर प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट से नॉलेज ले या पढ़ाई करे, स्टडी करे, देन उसके बाद आए? देखिए स्टार्ट हमको ऐसा लगता है कि पहले तो इंसान को यूट्यूब पे सीखना चाहिए और समझना चाहिए उसे सीखना क्या है। इंसान को ऐसा लगता है वीडियो देखता है, उसको लगता है कि ये काम जो है वीडियो का काम है, बट धीमे धीमे जब इसमें एंटर करेंगे आपको मालूम पड़ेगा ग्राफिक डिजाइनिंग का अपना पूरा अलग क्षेत्र है, वीडियो एडिटिंग का पूरा अलग क्षेत्र है, जो विजुअल ग्राफिक्स होता है उसका अलग पूरा क्षेत्र है, BFX का पूरा अलग क्षेत्र है। तो स्टार्टिंग तो आप ऐसे ही यूट्यूब पर सीखते रहिए, जब इस पर आप यूट्यूब से सीखेंगे, थोड़ा काम चालू करेंगे, तब आपको मालूम पड़ पाएगा आपको चाहिए क्या है, अंदर से आपको इंटरेस्ट किस में है। हमको ऐसा लगता था कि मेरा जो मेन इसमें इंटरेस्ट था वो विजुअल ग्राफिक्स में था, BFX में था, पर इनमें इतना उलझ गए हैं कि अब इससे निकल नहीं पा रहे कि इनसे निकल के फिर वो सीखा जाए पार्ट। तो हम चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जो भी सीखना चाहता है पहले बेसिक से स्टार्ट करे और समझे कि उससे आगे करना क्या लाइफ में, क्योंकि सबके अपना अलग अलग बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। तो स्टार्टिंग यूट्यूब सीखे, फिर बाद में जाके जैसे BFX सीखना है फिर उसको जो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अच्छा तो शांतनु जैसे क्या विचार ये भी है आगे, या ऐसा कर सकते हो कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूट फर्रुखाबाद में डेवलप करो, शनोग्राफी इंस्टीट्यूट के नाम से, जो तुम्हारा है? पहली बात तो भैया कि यह चाहिए कि अभी तो फिलहाल समय नहीं मिल पाता है, बट इनके जब फ्री हो भी जाएंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि इसको ओपन करना जाए। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि फर्रुखाबाद में तो आप भी रहते हैं, तो लोकल की चीज़ों को उतनी कदर नहीं होती हैं जितने की बाहर कदर होती हैं। तो यहाँ के लोगों को लगता है कि उनको पहले से बहुत कुछ आता है, तो जिसको पहले फर्स्ट आता है तो उसको क्या दिखाया जाए। ये तो मेरे मरहम लगा दिया इसने। हाँ, नहीं तो मतलब ये उन्होंने मेरे घाव जो है, मेरे घाव को इन्होंने उजागर कर दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ ये बात ठीक यार, बात तो बिल्कुल सही कही। लेकिन जितना हम सिखाएंगे उतना तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा,
बाकी सीखने के लिए ऐसा नहीं है कोई ट्रेनिंग की जाए, साथ में लोग काम करें, साथ में शूट पे जाएं, उतने सीख सकते हैं काफ़ी वो कुछ। प्रैक्टिस में एडिटिंग वगैरह तो वही यूट्यूब वगैरह सीख सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को, नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट खोलने का कोई प्लान नहीं है ना, आगे जाके खोलेंगे भी हम उसको। नहीं, फिर आप बाउंड भी हो जाते हैं हाँ। उसमें, कि फिर आप और कुछ नहीं और कुछ नहीं कर अपने आप को सकते। नहीं 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 नहीं, explore नहीं वो कर मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्रुखाबाद में इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग पहले से ही जानते हैं। जानते हैं। सकते। यहाँ सबको सब बात कुछ ये होता है, है। हालांकि वही बात है कि जैसे अब हम फर्रुखाबाद इनको फोटोग्राफी सिखाई जा सकती है, आपको और मुझे एक्टिंग सिखाई जा सकती है, डॉक्टरी सिखाई जा डॉक्टर सकती सिखा देते हैं। है। तो ये बात है, नहीं, यहाँ ये तो सबको सब मतलब कुछ आता है। मैं अपने क्वेश्चंस को मतलब वापस ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सच बात है कि मैंने नक्श थिएटर यहाँ खोला हुआ है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास बाहर से आके तो लोग सीख रहे हैं, लेकिन मेरे शहर के कुछ ही लोग मेरे साथ जुड़े हैं। जैसे अंकित मेरे साथ बड़े ईमानदारी के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, कर रहा है, लेकिन फर्रुखाबाद के लोग एक्टिंग जानते हैं। वो मुझे आके सिखा देते हैं कि एक्टिंग कैसे करी जाती है। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। ये तो सवाल ही गलत हो गया, तो मैंने गलत ही पूछ दिया सवाल कि इंस्टीट्यूट खोलना है गलती। जी। नहीं, वैसे अगर हो बाकी तो सीखने के लिए बहुत से लोग हमारे संग आते हैं, सीख भी रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत से लोग सीख रहे हैं, बट ऐसे कोई इंस्टीट्यूट ओपन करके नहीं सिखा रहे हैं। हम शूट पे जा रहे हैं, टीम जा रही है, आप साथ में आइए, सीखिए, ऐसे सीख सकते हैं आप। ठीक है, ये भी है। ऐसे वो सीख सकते हैं, जो सीखना है वो सीख सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली सिखाएंगे ना, फिर वो जजमेंटल चीज़ हो जाती अच्छा, है। जैसे मान लीजिए मैं अपने लिए क्वेश्चन कर लेता हूँ कि सपोज करिए नक्श थिएटर में अगर मैं ऐसे कोई वर्कशॉप दे रहा हूँ, एक्टिंग रिलेटेड वर्कशॉप, कभी भी भविष्य में आ गया और बच्चे आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, यहाँ के भी जुड़ जाते हैं, तो कैमरा के ऊपर कैसे वर्क किया जाए, हाँ हाँ, उसके ऊपर अगर मैं सेशन देने के लिए बोलाऊँ तो आ जाओगे? बिल्कुल भैया, जब आप आदेश कीजिए आप तो। जी। आदेश नहीं, रिक्वेस्ट ही करेंगे। नहीं, आदेश तो यार ठीक है, तुमने रिस्पेक्ट दे दी, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे कि एक यूनिट ऐसे बने जी बिल्कुल। जो यहाँ से एक्टर बनने के लिए बाहर जा रहे हैं, वो बहुत मार खा जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि उनको पता ही नहीं है कैमरे में वर्क कैसे किया जाता है, जी। कैमरे के ऊपर काम कैसे होता है, और एक्टिंग के ऊपर भी काम नहीं पता है, लाइट्स का पता नहीं है। तो ठीक है, आगे हाँ, भविष्य में बेहतर जगह है होता है तो कि हाँ, एक ऐसा इंसान जो मतलब इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड बंदा है ना, अगर इंफॉर्मेशन देगा तो फिर ऑब्वियसली फिर दो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बिल्कुल। अपने शहर के और अपने देश के युवाओं के लिए कोई मैसेज देना चाहो तो क्या बोलोगे? यही शायद बोलना चाहेंगे कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं वो सीखिए, जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो खुद को एक्सप्लोर कीजिए। समय ज़्यादा कंज्यूम, इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कीजिए, वहाँ से सीखिए, बट सीखने के बाद उसको अपने रियल लाइफ में अप्रूव भी कीजिए आप। तो वही चीज़ चाहते हैं कि जो, और बस सीखते रहिए। ऐसा अपने बहुत से लोगों को देखता है कि लोग सीखते हैं, लगता है कि हम सीख गए, बट वो कोई एक मतलब कि स्टेप नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है, वो एक कंसिस्टेंसी है कि आप सीखते रहिए बिल्कुल। और खुद को ग्रो करते रहिए, रुकिएगा मत। सीखने की ना ही तो कोई सीमा है और ना ही कोई उम्र है, हाँ, लगातार वो सीखी जा सकती है कोई भी चीज़। अगर आप हम भी सीख रहे हैं आजकल, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग कलाकार, हमको जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे, अब तो ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास है कि हम देख सकते हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो जब इंस्टाग्राम पे देखते हैं हमको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ है। नहीं, ये तो एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े आर्टिस्ट की पहचान है जी। कि वो अपने आप को ये सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता है। जिस दिन वही चीज़, अगर जिस दिन ये विचार में आ गया कि अच्छा, हमें आता है तो काम खत्म हो जाएगा। ये जो आप मैसेज जो आप यंगस्टर्स को दे रहे हो है ना, बिकॉज यू आर यूथ आइकॉन ऑफ फर्रुखाबाद, आप एक इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए, युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जनरेशन के लिए। तो इसमें जब शुरुआत आपने की तो फाइनेंशियल आपको क्या प्रॉब्लम्स आई या नहीं आई, या आपने कैसे इसको फिर ओवरकम कैसे किया इन प्रॉब्लम्स को, क्योंकि शुरुआत ही सबसे टफ होती है। जी जी, जैसे बताया कि शुरुआत तो अपने ऐसे फ़ोन से की थी, फ़ोन सबके पास ही होता है। तो आजकल तो इतना अच्छे मतलब लोगों को अपॉर्चुनिटी है, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो उससे लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे अर्निंग करके आप अपना सेटअप एक कैमरा दे सकते हैं, ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी आप। जी, बाकी धीमे धीमे सीखते सीखते धीमे धीमे इक्विपमेंट हमने इकट्ठे किए, धीमे धीमे चीज़ें को इकट्ठा किया, तो फिर धीमे धीमे सेटअप पूरा तो क्रिएट जब किया आपने हमारा। कैमरे के लिए घर पे बोला था या अपना खुद का आपका था कि मुझे खरीद लेना ये? नहीं, वो हमारा खुद का डिसीजन था। फैमिली सपोर्ट इतना रहता है कि बोल देते हैं कि ऐसा करना है, तो कहते हैं तुम्हें सही लगता है तुम खुद से सोच लो ज़रा, क्योंकि मेरा क्या है, हम खुद में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और मेरे ज़्यादातर डिसीजन हमको लगता है कि हमारे डिसीजन गलत रहते हैं। हाँ, कलाकार हाँ। रहता है। तो वही है कि हमारे फैमिली में जैसे तुम्हें लगता है, तुम खुद से पूछो तुम्हें ज़रूरत है, चाहिए तो हाँ ठीक है। अभी भी ऐसे बहुत से लेंस होते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन लगता है कि खरीद लेते हैं। तो वो जो भी हम डिसीजन लेते हैं
पहले तो घर से लेते थे, अब इन टेक्निकल चीज़ें में भर जानते हैं भारत भाई जो है उससे पूछते हैं, उससे बोलते हैं यार ये चीज़ नहीं आई, जैसे इंस्टाग्राम का Insta360 कैमरा आया हुआ है, ये चीज़ बढ़िया आई है, लेना है, उसने लेना है ले लो। तो ऐसा रहता है कि हमें लेना है कि ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, हम कंफ्यूज हैं, अगर आपने कहा हम तो मुझे ले लो तो हमको लगे कि यार ठीक है अब ले लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं है, उसे कंफ्यूजन नहीं कहते हैं, उसे आर्टिस्टिक माइंड है ना, तो आपको एक सेकंड ओपिनियन या फिर आपको एक सेकंड कंफर्मेशन की जरूरत होती है ताकि आप अपने डिसीजन पे और फर्म हो जाए। डिसीजन तो आप ले चुके हैं एक्चुअली, ये इसको कंफ्यूजन नहीं कहते हैं, इसको ये है कि आपको पता है ये लेना ही है, चलो इनसे पूछ लेते हैं। हाँ। इनसे पूछते ही आपका वो जो डिसीजन है ना मोहर लग जाती है। हमारे एक कहावत है कि मशवरे में खैर है, तो दिस इज काइंड ऑफ मशवरा, सलाह कि यार मैं ऐसा सोच रहा क्या ये बेहतर है, तो जब आपको दूसरे लोग भी उसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो तो आप उसमें फर्म हो जाते हो। दैट्स इट। बट यूँ से यही कहना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हमने ऐसा बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लोग लोन पे EMI पे कैमरे ले रहे हैं या फिर लोन ले रहे हैं, फिर आगे जाकर दिक्कत उनको हो रही होती है। तो पहले स्टेब्लिश हो जाए, अपना एक कैमरे से ले लें, आजकल तो रेंट पे कैमरे मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप वो यूज़ कीजिए, पहले धीमे धीमे खुद का अर्निंग कीजिए। EMI पे लेने से अच्छा है कि आप 5 महीने 6 महीने रुक के लें, खुद का लें, तो आप पे बाउंड नहीं होगा कि आपको देना है। महंगे आते हैं ना। हाँ आते हैं, बट वो ये कि आपको लगे कि हाँ आप पहले आप मतलब डिसीजन फाइनल कर लें कि आपको लेना है, वो लेके ऐसा नहीं हो कि कैमरा खरीद लिया पड़ा, हाँ पड़ा हुआ रखा हुआ कोने में, और क्या फिर हो गया भाई यूज कर लो। हाँ रुक करता हूँ पहले। अब भाई की तरह तो हो नहीं सकता हर कोई कि कैमरा आने का सीख रहा है। अब भाई करता हूँ मुझे सीखने का टाइम नहीं है सीखने के लिए। बिल्कुल विशाल चल रहा ना। अच्छा ठीक है, तो लास्ट अंतिम उसमें हम लोग इस स्टेज पर पहुंच गए। थोड़ा सा जरूर बात करेंगे यार किताब के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको लेकर ना एक्साइटमेंट है। कई जगह पर देखा है उसका लगाया हुआ है ना, बुक आ रही है, उसके कुछ पेजेस भी मैंने देखे। तो कुछ और बताओ यार, बुक कब लॉन्च हो रही है, और मार्केट में कब आ रही है, मिलेगी या हो चुकी है? नहीं, अभी तो ऐसे ही खाली हमने कुछ 5-6 डेमोस के लिए प्रिंट कराई थी, तो अभी प्रिंट हो चुकी है, डेमो के रूप में फाइनल हो चुकी है। बट अभी हमको लगता है कि काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो अभी हम चाह रहे थे कि थोड़ा फ्री हो जाते हैं तो थोड़ा और वर्क करते हैं। एक ISBN नंबर होता है अलॉटमेंट के लिए, तो वो चाहिए होता है अलॉटमेंट के लिए, तो अप्रूवल उसको मिल गया है हमको, तो जल्दी अमेजोन वगैरह पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, कहाँ से वो पब्लिश कहाँ से हो रही है? वो ISBN नंबर से मिल गया हमको, छत्तीसगढ़ से। कहाँ? छत्तीसगढ़। हाँ, पब्लिशर जो है छत्तीसगढ़ का। अच्छा, गुड। एवियंस कंपनी है, एवियंस पब्लिक कंपनी। तो फर्रुखाबाद में, उसमें फर्रुखाबाद के बारे में इतिहास, पूरा फर्रुखाबाद का इतिहास भी है, फर्रुखाबाद के बारे में ऐसी बहुत सी गौरवशाली चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, मेनली यूथ को नहीं पता है, और हम ही खुद अभी सीख पाए हैं। मैं मतलब भूपेंद्र सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो उनसे अब लगता है कि हमें पता नहीं, फर्रुखाबाद शहर में रह रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं, या हम लोग जाते हैं या और लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, IAS PCS के या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के देने के लिए इंटरव्यू जाते हैं, तो वो आपसे ये नहीं पूछता है कि इंडिया में क्या है या बाहर में क्या है, आपके शहर में क्या है, आप किस शहर से, वहाँ की फैसिलिटी क्या है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आज की जनरेशन को पता ही नहीं होता कि हमारे शहर में क्या है। आज की जनरेशन पूछेंगे कि फर्रुखाबाद में क्या है, तो 2 चीज़ें आएंगी, आलू है, पपड़ियाँ हैं, नमकीन है। तो इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गौरवशाली इतिहास रहा है। बताना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य चिन्ह है, जिसमें कि वो तीर बना हुआ है, वो अर्जुन जो तीर बेंधा था, वो तीर फर्रुखाबाद के ही देन है। फर्रुखाबाद के कायमगंज जिले में जो कंपेयर पड़ता है, तो वो तीर, अर्जुन ने तीर वेदन फर्रुखाबाद में किया हुआ था, तो उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य चिन्ह है, वो दिन फर्रुखाबाद की ही है। अरे वाह। महाभारत काल में द्रौपदी जो थी, द्रौपदी कुंड फर्रुखाबाद में है, और द्रौपदी जी को याज्ञ सैनिक कहते हैं, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था यज्ञ से हुआ था, तो वो फर्रुखाबाद द्रौपदी कुंड कायमगंज में बना हुआ है। पांचाल नगर कहा जाता था पहले, है ना? हाँ, द्रुपद की राजधानी थी। जी। साथ में सिंगी रामपुर है, भगवान श्री राम जी का जो पुत्रेष्टि है वो था, सिंगी ऋषि ने किया था, वो सिंगी ऋषि की तपोभूमि फर्रुखाबाद, सिंगी रामपुर उसी नाम पे है। ऐसी बहुत सी इतिहास की चीज़ें हैं। दरगाह जो है, शेखपुर की दरगाह जो चिश्ती है, वो बहुत फेमस है, वहाँ पर उसका मेला लगता है। पांडवों ने यहाँ पे समय व्यतीत किया था, पांडवनाथ मंदिर की स्थापना की थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, तो उस बुक के माध्यम से हमने समेटने का तैयार किया है। बहुत अच्छा। हमको ऐसा लगता है कि आप चीज़ें डिजिटली जितना भी सीख लें, बट जब हार्ड कॉपी में चीज़ें लोग पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें जहन में बस जाती हैं। रील में हम लोग कॉल करते हैं, देख लिया, ऐसी बुक है वो, तो उसको तो फोन पे पढ़नी होना चाहिए, एजुकेशन। अभी रिसेंटली में हमने एक रील देखी थी, तो उसमें क्या था, पंकज त्रिपाठी जी ने साथ कहा था
कि जब आप कुछ वीडियो देखते हैं ना कि आपने कहा कि हाँ फरकत कंप्लीट ठीक है, आपने जो दिख रहा है ना आपके माइंड में वही सेट हो रहा है। सेट हो रहा है। लेकिन जब आप किताब पढ़ रहे हैं ना कि राजा द्रुपद की राजधानी थी या फिर कंप्लीट थी, तो आप खुद से विजन क्रिएट कर रहे हैं कि यार उस जगह महाभारत में क्या सीन रहा होगा, तो इससे इमेजिनेशन पावर बढ़ती है बुक पढ़ने से। नहीं, मैं प्रेफर हार्ड कॉपीज ही करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। नहीं, मोबाइल से कर भी नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। मुझे डिजिटली पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितना हार्ड कॉपी में आता है। मेरे पास बुक्स प्रॉपर वैसी रहती है। तो पास्ट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम में जो चीजें हैं फरकत में, जो आर्किटेक्चर फरकत तबला घराना जो है, तबला घराना महादेव वर्मा जी हैं यहाँ की, महादेव वर्मा जी हैं। हाँ। तो कब लॉन्च हो रही है ये बुक? अभी तो डेमो तो हमारा 5-6 हैं, तो बस प्रयास रहेंगे फ्री होते ही 2-3 महीनों में उस पर पूरा काम हो जाएगा। ओके, बस ये 2-3 महीने से प्लीज इसको आगे नहीं बढ़ाइए, बिकॉज औरों का तो नहीं पता ना। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट लॉन्च, और प्लीज 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 जल्दी करो इसको। और मैं गॉसिप अड्डा के माध्यम से हम दोनों लोग ही तुमको और भूपेंद्र सर को, दोनों लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रयास जो है वो बहुत, आपको नहीं अंदाजा है कि हमारी फरखाबाद के लिए कितनी बड़ी चीज है। एक सौगात है, एक उपहार है ये। हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो खुद से प्रयास कर रहे हैं, तो वही लिमिटेड कॉपी है। प्रयास तो ये रहता था कि स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, सरकार थोड़ा उसमें सहयोग करती, तो सरकार की अगर इस तरह की चीज़ होती हैं तो लोगों तक वो इजिबल पहुंच जाती हैं और कम कॉस्ट पे पहुंच जाती हैं। सही बात है। अगर कहीं ना कहीं हम अपना करेंगे तो हम अपनी फोटोग्राफी नहीं ऐड करेंगे, भूपेंद्र सर अपना आर्ट के जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसका ऐड नहीं करेंगे, पर प्रिंटिंग कॉस्ट तो पड़ेगी तो वो चीज़ है। नहीं तो यहाँ पर बात नहीं हुई किसी पर्यटन विभाग से बात की थी, बट उन पर इतनी फंडिंग नहीं है। तो वही हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ के शहर के, वो तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे जो विधायक सर हैं, वो तो काफ़ी इन सब चीज़ों में बहुत मतलब जी हाँ, उनसे समय निकाल मिला जाएगा, उनको अपने प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है लगभग वेरी गुड। आपसे सच में बात करके आज बहुत, मतलब कहते हैं ना, अंदर से बहुत खुशी हो रही है ना, और बहुत इंस्पिरेशनल हो आप। आपकी शख्सियत बहुत मतलब प्रेरणादायक है आज की हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, इवन हमारे लिए, है ना। बहुत कुछ आपसे जानने और सीखने को मिला, तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया बुलाने के लिए। चुंबकीय तत्व आपके अंदर भी है। बस प्यार है भैया आप लोगों को। मैग्नेटिक ऑरा। मैग्नेटिक ऑरा। तो गॉसिप अड्डा के लिए कुछ कैसा लगा आगे यहाँ पर? और बहुत ही अच्छा लगा, और हमको लगता है कि फरखाबाद में इतना आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, लोगों को मंच प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नक्श थिएटर इतना अच्छा फरखाबाद में काम कर रहा है, और लोगों को बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि फरखाबाद में कि नक्श थिएटर के नाम से यहाँ पे आप रंगमंच चलता रहता है। यहाँ पे आप भैया नक्श अमित भैया जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं लोगों को, एक्टिंग वगैरह सिखाते हैं, तो आप लोग यहाँ से जुड़िए और सीखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच में बुलाने के लिए, और गॉसिप अड्डा को, अमित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लेजर इज ऑल। थैंक यू। तो हमारे साथ थे आज शहर के एक ऐसे हीरो जिन्होंने पूरे शहर को एक अलग नजरिए से देखा, और उसको हम सबको दिखाया, हम सबको दिखाने का प्रयास किया और दिखाया, और बहुत जल्द एक रूप लेकर, एक बड़े रूप में आपके सामने वो आने वाला है, एक किताब के रूप में आने वाला है। जैसे ही ये लॉन्च हो, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर, जो लोग फरखाबाद से जुड़े हुए लोग, जो बाहर रह रहे हैं, जो शहर के अंदर रह रहे हैं, जो शहर में रहते हैं, वो कोई भी काम करते हो, लेकिन अपने फर्रुखाबाद को जानने के लिए सबका, शांतनु भाई का और भूपेंद्र सर का शुक्रिया अदा करें। और वो बुक जब आए, लॉन्च हो, तो आप लोग वो उस बुक को ज़रूर खरीदें, उसको ज़रूर पढ़ें और फर्रुखाबाद को ज़रूर जानें। और इतनी प्यारी शख्सियत आज हमारे साथ, उन्होंने अपना समय दिया, काफ़ी समय दिया। हम लेट हो गए उसको शुरू करने में, वो बिल्कुल टाइम पर आए, एकदम पंक्चुअलिटी से आए टाइम पर। उनका बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे इस गॉसिप अड्डा को देख रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो फिर से देखें इस गॉसिप को, इस टॉक शो को, इस एपिसोड को। मैं बोल और बोलने नहीं देना वो, और जो भी आपको लगे। यार मैं थक गया यार, चुप रहो, बैठे बैठे थक गया। सभी फर्रुखाबाद, स्पेसिफिकली फर्रुखाबाद के सारे फ्रेंड्स जो शांतनु के हैं, और वो जो यहाँ का यूथ है, उसके लिए ये एक तरीके का ब्लेसिंग है कि ये जो एक बुक लेके आ रहा है, अपने जो इन्होंने नज़रिए को जो एक शक्ल दी है किताब के रूप में, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और उनको जानना उनके लिए ज़रूरी भी है। और 2-3 महीने की बात है, तो बी रेडी फॉर दैट। और
अगर पॉसिबल हुआ तो हम इनके साथ रहेंगे उस बुक के प्रमोशन में, हम इनके साथ देंगे उस बुक के लॉन्चिंग में, और हम अपनी तरफ से हर तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें, मुझे ऐसा लगता है ये हम सबका कर्तव्य है, हमारा फर्ज बनता है अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने शहर के लिए। नक्श थिएटर की पूरी टीम, स्माइल डेंटल क्लिनिक की पूरी टीम, वाणी विनायक की पूरी टीम, हम सभी लोग शांतनु के इस प्रयास की सराहना करते हैं, और जैसे ही बुक आएगी मार्केट में हम पूरी तरह से उसके प्रमोशन में लगेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और जो लोग नए आए हुए हैं चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या कमी थी, आपको क्या और जानना था, क्या आप चाहते हैं, और क्या कैसे और शख्सियत से आप मिलना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बारी आपकी भी हो सकती है। हमको लगा कहोगे आपकी बारी अटल भी आ अगली बारी आपकी भी हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, टाटा।